तो अब कंटिन्यू करते हैं विद द एक्टिविटी 10.9। देखिए सिंपल एक्टिविटी है। ड्रॉ अ थिक स्ट्रेट लाइन इन इंक ओवर अ शीट ऑफ वाइट पेपर प्लेस्ड ऑन अ टेबल। तो टेबल पे आपने एक वाइट शीट रखनी है, उसके ऊपर प्लेस अ ग्लास स्लैब ओवर द लाइन। तो मान लीजिए यहां पर एक हम ग्लास स्लैब रख रहे हैं, ठीक है। आपने ऑलरेडी एक थिक स्ट्रेट लाइन बना रखी है और उस थिक स्ट्रेट लाइन को हम मान लीजिए ये वो लाइन है। तो ग्लास स्लैब को इसके ऊपर ऐसे रखना है कि वन ऑफ द एजेस मेक एन एंगल विद द लाइन, कि लाइन के साथ ग्लास स्लैब का कुछ एंगल बनना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं रख देना है कि आपने लाइन इस तरह से ड्रॉ की और ग्लास स्लैब इसके ऊपर ऐसे रख दिया, ठीक है। लाइन के साथ कुछ एंगल उसका बनना चाहिए, तो इस तरह से रख सकते हैं। अब ये जो लाइन थी ये आपकी कंप्लीट होगी, जैसे कि लाइन आपने कंप्लीट ड्रॉ की थी इस तरह से, ओके। अब जब इसके ऊपर आपने ग्लास स्लैब रख दिया है तब आपको ऑब्जर्व करना है, लुक एट द पोर्शन ऑफ द लाइन अंडर द स्लैब, साइड से, मतलब यहाँ साइड से आपने देखना है कि लाइन का ये वाला जो पार्ट यहाँ से यहाँ तक जो ग्लास स्लैब के नीचे आ रहा है वो आपको कैसा दिखाई देता है। क्या वो आपको लाइन जो है वो एजिस के पास थोड़ी मुड़ी हुई लगती है, या लाइन का जो पार्ट है जो ग्लास के नीचे है क्या वो धीरे आपको थोड़ा उठा हुआ लगता है, अपीयर टू बी रेज्ड। तो ये आपको देखना है कि कहाँ पर लाइन आपको दिख रही है कि वो थोड़ी बेंड हुई है, कहाँ पर दिख रही है आपको वो थोड़ी ऊपर उठी हुई है। तो ये सारे ऑब्जर्व करने हैं। अब इस एक्टिविटी को एग्जैक्टली समझने के लिए नेक्स्ट एक्टिविटी परफॉर्म हम करेंगे, ठीक है। क्योंकि ये एक्टिविटी तो बहुत सिंपल है, आप इसको करके देख सकते हो कि क्या होता है, पर उसका रीज़न क्या है कि ऐसा क्यों होता है, क्यों हमें लाइन थोड़ी मुड़ी हुई लगती है, उसका रीज़न हम देखेंगे एक्टिविटी 10.10 में, ठीक है। तो ये है रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। तो एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब हम ले रहे हैं और उसके थ्रू लाइट की रिफ्रैक्शन को स्टडी करेंगे, ठीक है। तो मैं पॉइंट बाय पॉइंट आपको अब डिक्टेट करूंगा कि इस एक्टिविटी 10.10 में क्या हमें करना है। तो देखिए सबसे पहले ये जो वाइट बाउंड्री है, ठीक है, ये वाइट बाउंड्री एक आप मान लीजिए ये वाइट पेपर है, ठीक है, और ये जो बीच में ब्लू कलर का रखा गया है ये ग्लास स्लैब है। अब पहला पॉइंट क्या है, फिक्स अ शीट ऑफ वाइट पेपर ऑन अ ड्राइंग बोर्ड यूजिंग ड्राइंग पिन। तो ड्राइंग पिन्स लेके, ठीक है, मैंने चारों कॉर्नर्स के ऊपर ये वाइट शीट को फिक्स कर दिया, ठीक है, चारों कॉर्नर्स पे वाइट शीट को हमने फिक्स कर दिया ड्राइंग पिन से। सेकेंड, प्लेस अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब ओवर द शीट इन द मिडल। तो शीट के बीच में हमने ये एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब को भी रख दिया। ड्रॉ द आउटलाइन ऑफ द स्लैब विद अ पेंसिल। अब ये जो स्लैब है इसके चारों तरफ आपने पेंसिल से इसको, इसकी बाउंड्री को एक बार ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। मतलब ए से बी, बी से सी, मतलब बी से डी, डी से सी एंड सी से ए। तो चारों तरफ से इसकी बाउंड्री को पेंसिल से आपने मार्क कर देना है कि अगर हम ग्लास स्लैब हटाते भी हैं तो वापस हमें पता हो कि हमने इस बाउंड्री के अंदर उसको रखना है। नाउ लेट अस नेम द आउटलाइन। अब इसको ए बी सी डी इस तरह से हमने चार कॉर्नर्स को नाम दे दिया। नाउ टेक 4 आइडेंटिकल पिन्स। तो 4 अब आपने पिन्स लेनी है, ठीक है। अब पहला क्या करना है, फिक्स 2 पिन्स ई एंड एफ। तो 2 पिन्स लेके ई और एफ उनको ऐसे फिक्स करना है कि लाइन ज्वाइनिंग द पिन्स इज इंक्लाइंड। तो बेटर मैं तो क्या बोलता हूं, आप क्या करो, आप डायरेक्टली एक लाइन ड्रॉ करो, ठीक है। जैसे कि यहां से यहां पे ये आपने एक लाइन ड्रॉ कर दी। अब इस लाइन पे आपने 2 पिन्स लगा देनी है, ठीक है। मान लीजिए एक पिन हमने यहां पर लगा दी, इसको हमने नाम दे दिया ई,
और एक पिन हमने यहाँ लगा दी F, तो दोनों पिन्स स्ट्रेट लाइन में आ गई और ये स्ट्रेट लाइन इस ग्लास स्लैब के साथ एंगल भी बना रहा है। मतलब ये जो AB सेक्शन है, ये लेंथ है एज, इसके साथ ही एंगल पे लाइन है। ठीक है, अब क्या करना है आपको, तो अब आपने दो पिन्स और लेनी है G और H, और इस साइड से आपने देखना स्टार्ट करना है। ठीक है, तो आप इस साइड से देखोगे तो आपको E और F, ये जो दो पिन्स लगी हैं, इनकी इमेज को देखना है ग्लास के थ्रू। मतलब CD साइड से देखना है कि इनकी इमेज कहाँ आ रही है, और इन दो पिन्स को कुछ ऐसे लगाना है कि चारों की चारों पिन्स, मतलब यहाँ से आप देखेंगे तो G और H एक ही लाइन में दिखें, और उसके एग्जैक्टली पीछे आपको दिख रहा हो F और उसके पीछे E। मतलब वो चारों पिन्स एक ही लाइन में दिखनी चाहिए। जैसे अगर स्ट्रेट लाइन काम केस लें, मान लीजिए ये लाइन है। ठीक है, मैंने एक पिन यहाँ पर लगाई, दूसरी पिन यहाँ लगाई, तीसरी पिन यहाँ लगाई, फोर्थ पिन यहाँ लगाई। अब आपको कहूँ मैं यहाँ से देखो एग्जैक्टली इसी लाइन में कि तो आपको चारों पिन्स एक के पीछे एक दिखेंगी। तो आपको पिन्स एक्चुअली कितनी दिखेंगी, सिर्फ एक, क्योंकि बाकी तीन तो उसके बिल्कुल पीछे होंगी, क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन में एक के पीछे एक कनेक्टेड है, इसी स्ट्रेट लाइन के अक्रॉस लगी हुई हैं। तो वैसे ही यहाँ से आपने देखने की ट्राई करनी है कि दो नई पिन्स को हम ऐसे लगाएंगे कि चारों पिन्स आपको एक ही लाइन में लगी हुई दिखाई दे। ठीक है, तो जब आप ऐसा करेंगे और उन दो पिन्स को आप कनेक्ट करेंगे लाइन के थ्रू, तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा कि मान लीजिए आपने एक पिन ये यहाँ पर लगाई G और एक पिन यहाँ पर लगाई H। ठीक है, फिर आप इन दोनों को हटा के, पिन्स को हटा के एक स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट कर देंगे ग्लास स्लैब तक, ग्लास स्लैब को भी हटा देंगे। ठीक है, और ये जो दो पिन्स लगाई थी E और F, इनको भी स्ट्रेट लाइन में कनेक्ट करते हुए ग्लास स्लैब हटा के उसकी बाउंड्री तक ले जाएंगे। अब आपने देखना है कि अगर EF वाली लाइन को हम सीधा ही एक्सटेंड करते तो ये लाइन यहां पर आती, पर ये जो दो पिन्स G और H लगाने पे आपको नई लाइन मिली है वो डिफरेंट है। ठीक है, और अब इन दोनों को आपस में अगर हम कनेक्ट करेंगे तो ये इस तरह से कनेक्ट होता है। अब यहां पर हम नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं इस पॉइंट पे, ये इसके लिए नॉर्मल आ गया और ये इस पॉइंट के लिए नॉर्मल आ गया। ठीक है, तो बाकी तो आपको पता है कि ये इंसिडेंट लाइट है, तो नॉर्मल के साथ जो एंगल बनता है, दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये पहला है क्योंकि आप एयर से ग्लास में एंटर कर रहे हो, तो इस एंगल को हमने लिख दिया I1। अब जब आप ग्लास में एंटर किए तो एंगल थोड़ा चेंज होगा, लाइट बेंड होगी। ठीक है, ये जो व्हाइट वाली लाइट है ये है एक्चुअल रे। हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो ये वाली थी, पर जो एक्चुअल है वो ये है। मतलब ये वाली रे नहीं बाहर पहुंच रही, रे मुड़ जा रही है जब वो ग्लास में एंटर करती है। तो ये नॉर्मल के साथ जो एंगल बनेगा बेंडिंग के बाद वो होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो ये वाला जो एंगल बनेगा इसको लिखेंगे R1। वैसे ही अब ग्लास से जब वापस बाहर एयर में जा रहा है तो ये आएगा I2। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इस बाउंड्री पे, और बाउंड्री से बाहर निकला तो ये R2, और इस पॉइंट को हम O मार्क करते हैं और इस नीचे वाली बाउंड्री को हम O' मार्क करते हैं। ठीक है, तो अब आपने क्या ऑब्जर्व करना है कि ये जो दो लाइंस आ रही हैं, ये लाइन और ये लाइन, ये आपस में कैसी हैं, पैरेलल लाइंस हैं। मतलब लाइट बेंड तो करती है जब वो एयर से ग्लास में आती है, पर जितना बेंडिंग इस इंटरफेस पे हुआ है अंदर की तरफ, ठीक है, लाइन आप देख सकते हैं कि लाइट अंदर की तरफ मुड़ी है, इसको ऐसे जाना चाहिए था पर ये इस तरफ मुड़ी है, उतना ही बेंडिंग ये ग्लास से बाहर एयर में जाते हुए इस बाउंड्री पे फिर से होती है बेंड। क्योंकि अगर दोनों बार हुई बेंडिंग
इक्वल एंड ऑपोजिट होगी तभी तो रे पैरेलल आएगी ना। मतलब रे आपकी सीधी जा रही थी, मान लीजिए आपको हमने रे को किसी एक एंगल पे बेंड कर दिया, उसके बाद उसी एंगल पे वापस बेंड कर दिया, तो ये फिर से स्ट्रेट हो जाएगी ना। तो मतलब जितनी बेंडिंग पहले इंटरफेस पे या पहली बाउंड्री पे मिली है अंदर की तरफ, उतनी ही बेंडिंग बाहर की तरफ मिलती है दूसरे इंटरफेस पे, दूसरी बाउंड्री पे। तभी फाइनल रे जो बाहर निकलती है वो पहली वाली रे के पैरेलल आती है। तो इस एक्टिविटी को करके आप फाइनली समझ सकते हो कि रिफ्रैक्शन में होता क्या है। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तब लाइट की बेंडिंग होती है। एयर कैसा मीडियम है? इट इज अ रेयरर मीडियम, इसकी डेंसिटी कम है। ग्लास कैसा है? इट्स अ डेंसर मीडियम। तो जब आप रेयरर से डेंसर की तरफ जाते हो तो नॉर्मल की तरफ बेंडिंग होती है। जब आप डेंसर से वापस रेयरर मीडियम में डाल जाते हो तो नॉर्मल से बाहर की तरफ बेंडिंग होती है। तो ये आपको इस एक्टिविटी में समझ आएगा कि हो क्या रहा है। ठीक है, अब हम डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज रिफ्रैक्शन। तो ये समझ आ गया ना कि यहां पर रिफ्रैक्शन हो रही है और आपको क्लियरली दिख रहा है कि हाँ लाइट मुड़ी तभी तो यहां पर आई। अब रिफ्रैक्शन का रीजन क्या है या रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या है? देखिए, अलग अलग मटेरियल में, अलग अलग ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स में जो एवरेज स्पीड होती है लाइट की वो डिफरेंट होती है। मतलब जब लाइट ग्लास के थ्रू जाएगी तो उतनी स्पीड से नहीं जाएगी जितनी वो एयर में उसकी स्पीड है, या जितनी उसकी वैक्यूम में स्पीड है, या जितनी उसकी प्लास्टिक में स्पीड है। तो एयर में लाइट की स्पीड डिफरेंट है, वैक्यूम में सबसे फास्ट है। ठीक है, एयर में थोड़ी स्लो होती है, ग्लास में और स्लो होती है, प्लास्टिक की बात करेंगे उसमें भी स्लो होती है। ठीक है, तो एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में एंटर करते हैं तो स्पीड ऑफ लाइट चेंज होती है। ओके, नाउ तो हम बोल सकते हैं कि लाइट ट्रेवल्स एट डिफरेंट स्पीड्स इन डिफरेंट मटेरियल्स। अलग अलग मटेरियल्स में लाइट की स्पीड भी अलग अलग होती है। तो ये चेंज ऑफ स्पीड जो होता है इसी की वजह से लाइट बेंड करती है और उस बेंडिंग को बोलते हैं रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन इज ड्यू टू change in the speed of light as it enters from one transparent material or medium to another। कि एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करने में जो लाइट की स्पीड में चेंज आता है उसी की वजह से वो मुड़ती है, बेंडिंग होती है, और उसी बेंडिंग को हम रिफ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट, अब लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। जैसे आपने पहले लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े हैं वैसे ही हमारे पास है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। देखिए, फर्स्ट इज वही चीज है कि इंसिडेंट रे देन नॉट रिफ्लेक्टेड, दिस इज रिफ्रैक्टेड। द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेस। ठीक है, और द इंटरफेरेंस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडियम, जहां दो ट्रांसपेरेंट मीडियम मिल रहे हैं, जो बाउंड्री है, बाउंड्री पे जो आप नॉर्मल परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो वो परपेंडिकुलर, इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे ये सारे के सारे सेम प्लेन में लाई करते हैं। ठीक है, सारे एक ही प्लेन में होते हैं। सेकेंड वाला इंपॉर्टेंट है, द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। देखो, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस का मतलब क्या हुआ? साइन ऑफ आई, क्योंकि आई होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, तो रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो रेशियो लेनी है इनकी, मतलब साइन आई अपॉन साइन आर इज अ कांस्टेंट। तो ये कांस्टेंट होता है फॉर द लाइट ऑफ अ गिवन कलर। मतलब रेड लाइट के लिए या ब्लू लाइट के लिए या ग्रीन के लिए, सबके लिए ये कांस्टेंट की वैल्यू डिफरेंट होगी। मतलब जितनी बेंडिंग रेड लाइट की होगी उतनी ब्लू की नहीं होगी, उतनी ग्रीन की भी नहीं होगी। मतलब हर एक पर्टिकुलर कलर के लिए अमाउंट ऑफ बेंडिंग
या बोलते हैं कि अमाउंट ऑफ रिफ्रैक्शन अलग अलग होता है। ठीक है, सभी के लिए आई और आर की वैल्यू सेम नहीं होती, डिफरेंट होती है। इसलिए दिया गया यहाँ पे फॉर द लाइट ऑफ अ गिवन कलर एंड फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया, मतलब जितनी बेंडिंग एयर से ग्लास में जाने पे होगी एक पर्टिकुलर कलर की, मान लीजिए रेड लाइट की बात करते हैं, तो रेड लाइट जितना बेंड होगी एयर से ग्लास में जाने में उतना ही एयर से पानी में जाने में नहीं होगा। तो मीडियम चेंज कर लोगे तब भी रिफ्रैक्शन या अमाउंट ऑफ बेंडिंग चेंज हो जाती है। तो ये साइन आई अपॉन साइन आर इज अ कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट को हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, इसका नाम होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली क्या है? इट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। ठीक है, तो ये कांस्टेंट क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम जिसमें आप एंटर कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम जिससे एंटर कर रहे हो, मतलब एयर से ग्लास में जा रहे हो, तो ये जो वैल्यू आएगी ये होगा ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो अब उसके लिए हमारे को पढ़ना पड़ेगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ये कौन सी नई प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखो, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात चल रही है। हमें पता है कि अलग अलग मीडियम में लाइट की स्पीड डिफरेंट होती है। तो क्योंकि लाइट की स्पीड एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पे चेंज होती है, इसीलिए तो लाइट बेंड होती है। मतलब बेंडिंग एक तरह से किस पे डिपेंड कर रही है? स्पीड पे। स्पीड चेंज होगी तो बेंडिंग होगी। अगर स्पीड में थोड़ा सा चेंज आएगा तो बेंडिंग भी थोड़ी सी होगी। अगर स्पीड में ज़्यादा चेंज आएगा तो बेंडिंग भी ज़्यादा होगी। तो मतलब अमाउंट ऑफ रिफ्रैक्शन या अमाउंट ऑफ बेंडिंग, आप बोल सकते हैं कि बेंडिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन स्पीड, कि स्पीड में कितना चेंज आ रहा है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पे। और दूसरी बात हमने अभी की क्या कही कि साइन आई अपॉन साइन आर किसके बराबर है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। तो मतलब आई और आर में जितना चेंज आएगा वो बेंडिंग से आएगा, और जितनी ज़्यादा बेंडिंग होगी उतना ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू भी बढ़ेगी। तो मतलब चेंज इन स्पीड और चेंज इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों एक ही तरह से काम कर रहे हैं। मतलब जब जब स्पीड में चेंज आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में भी चेंज आता है। तो मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो स्पीड पे ही डिपेंड कर रहा है। स्पीड चेंज हुई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो गया। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं कि वैल्यू ऑफ अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया, मीडिया मीन्स दो मीडियम। ठीक है, तो एक पेयर ऑफ मीडियम के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो स्पीड ऑफ लाइट पे डिपेंड करता है कि स्पीड उन दोनों मीडियम में कितनी कितनी है। अब इस डायग्राम में देखिए, यहां पे एयर से हम ग्लास में एंटर कर रहे हैं। ठीक है, ये मीडियम 1 है एयर, ये मीडियम 2 है। तो ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस आई आ गया, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर आ गया। ओके, अब एक ध्यान देने वाली बात ये है, जब नॉर्मल के साथ कुछ एंगल बन रहा है तब तो बेंडिंग हो रही है, पर अगर रे आपकी एग्जैक्टली परपेंडिकुलर आ रही है मीडियम पे, मतलब नॉर्मल की ही डायरेक्शन से आ रही है, तो कोई बेंडिंग नहीं होती। बेंडिंग कब होती है? जब आप नॉर्मल के साथ कोई एंगल बना रहे हो अदर देन 0। ठीक है, अगर आपकी रे परपेंडिकुलर आ रही है किसी मीडियम पे, उसकी बाउंड्री पे, तो कोई बेंडिंग नहीं होती, कोई रिफ्रैक्शन यहां पर नहीं होती। ठीक है, तो देखिए अब यहां पर केस है हमारे पास, कंसिडर द रे दैट इज कमिंग फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2, एयर से ग्लास में आ रही है। तो मान लेते हैं एयर से जो रे आ रही है, एयर में इसकी वेलोसिटी है v1। ठीक है ना, ये मीडियम 1 था तो इसमें वेलोसिटी v1 है, और ग्लास में जाके इसकी स्पीड होगी v2। ठीक है, स्पीड चेंज होगी। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए,
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम डिफाइन करते हैं ऐसे n/1। ये होगा स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। हाँ, ये ध्यान में रखना, n/1 का मतलब है स्पीड इन 1 अपॉन स्पीड इन 2। ठीक है, ऐसा मत करना कि स्पीड इन 2 अपॉन 1, ये बिल्कुल उल्टा होता है। ठीक है, तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। मीडियम 1 में कितनी थी v1, 2 में कितनी है v2। तो मतलब n/1 की वैल्यू होगी v1/v2। तो मतलब n/12 की वैल्यू कितनी होगी v2/v1। ठीक है, अब ये जो लिखा है आपने n/1, ये बेसिकली क्या है, इट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2। मतलब n/1 का मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, विद रिस्पेक्ट टू 1। ठीक है, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कौन से मीडियम का, पहले वाले का, ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। ठीक है, अब इसमें खास करके जनरली हम एयर के साथ कंपैरिजन करते हैं कि एयर से पानी में एंटर हो रही है रे, या एयर से ग्लास में एंटर कर रही है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम एक मीडियम हमारा एयर होता है या वैक्यूम होती है। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होता है, इफ मीडियम 1 इज वैक्यूम और एयर, ठीक है, अगर आप एयर से या वैक्यूम से आ रहे हो तब देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 इज कंसिडर्ड विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम ओनली। मतलब एयर हो या वैक्यूम हो, हम दोनों को वैक्यूम मान के ही चलते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफरेंस उन दोनों में नहीं आता। और इसको बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो कौन सा था, रिलेटिव। ठीक है, कि एक के रिस्पेक्ट में दूसरा या दूसरे के रिस्पेक्ट में पहला। अगर आप एयर से एंटर कर रहे हो या वैक्यूम से एंटर कर रहे हो, तो जो भी आपकी वैल्यू आती है उसको हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि n/1 है, अगर यहां पर ये 1 एयर है तो ये क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो उसको सिर्फ एयर को हटा दो, सीधा बोल दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 ही है ये। ठीक है, तो तब उसको आप सिंपल n/2 ही लिखेंगे, 1 लिखने की जरूरत नहीं है अगर 1 आपका एयर या वैक्यूम है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, अगर मान लीजिए n ऑफ किसी भी मीडियम का निकालना है, मुझे कोई मीडियम m लिख देता हूं मैं, तो nm क्या होगा, m की वैल्यू तो नीचे आएगी ना, मतलब स्पीड इन मीडियम जो आप ले रहे हो m, ऊपर क्या आएगा, अगर m के आगे मैंने कुछ नहीं लिखा है तो मतलब ये वैक्यूम की बात हो रही है। ठीक है, या एयर की बात हो रही है। तो वैक्यूम या एयर की बात हो रही होगी तो ये nm की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वैक्यूम में लाइट की स्पीड होती है c, मीडियम में थोड़ी कम हो जाएगी, उसको v ले लेते हैं। तो nm किसी भी मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। ठीक है, अब यहां पे ये कुछ मटेरियल्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया, देखो एयर का है 1.0003 और वैक्यूम का होता है 1, इसीलिए एयर और वैक्यूम दोनों को हम अप्रॉक्सीमेटली 1 ले लेते हैं। आइस में देखो कितना हो गया 1.31। 1.31 का मतलब क्या है आइस का, इसका मतलब ये आप निकाल सकते हैं यहां से कि आइस में n ऑफ आइस, ठीक है, c अपॉन वेलोसिटी इन आइस। तो आप क्या बोलेंगे कि जो वेलोसिटी है ऑफ लाइट किसमें, आइस में, वो कितनी होगी, वेलोसिटी इन आइस कितनी हो जाएगी, c अपॉन n आइस। n ऑफ आइस कितना दिया गया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.31। ठीक है, तो c
अपॉन 1.31। तो मतलब वेलोसिटी इन वैक्यूम से कम हो गई। तो ये जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता जाएगा, जैसे आइस के लिए 1.31 था, फ्यूज क्वार्ट्ज के लिए 1.46, उसमें और स्लो हो जाएगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज़्यादा होता जाएगा, इसका मतलब है कि लाइट उतनी ही ज़्यादा उसमें स्लो हो रही है। डायमंड में देखिए लाइट बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है, 2.42, ठीक है। तो आप बोलते हैं ऑलमोस्ट 40 to 45% स्लो हो जाती है स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड, ठीक है। तो इतना क्लियर है कि बेंडिंग किस लिए हो रही है, क्योंकि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पे लाइट की स्पीड चेंज होती है। स्पीड चेंज होने की वजह से उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बेसिकली मीडियम्स का चेंज होता है, और इसीलिए बेंडिंग होगी। जितना ज़्यादा चेंज आएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में, उतनी ही ज़्यादा बेंडिंग होगी। अब जितनी बेंडिंग एंट्री पे होती है, उतनी एग्जिट पे भी होती है, ठीक है ना। यहाँ एंट्री पे जब एयर से हम ग्लास में एंटर किए, तो जितनी बेंडिंग हुई, ग्लास से वापस एयर में जाने पे फिर से उतनी ही बेंडिंग होगी। इसीलिए जो पहली रे थी, दिस रे, ये वाली रे और ये वाली रे दोनों कैसी हैं, पैरेलल, ठीक है ना। क्योंकि यहां पर जितनी बेंडिंग टुवर्ड द नॉर्मल हुई, उतनी यहां पे ये रे ऐसे जानी चाहिए थी, तो उतनी बेंडिंग यहां पे अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो गई। इसीलिए फाइनली जो रे बाहर निकली है ग्लास को क्रॉस करके, वो पैरेलल है इंसिडेंट रे के। तो यहां पर ये जो टेबल में कुछ वैल्यूज दी गई हैं, ये आपको याद नहीं करनी है, जस्ट आपको आइडिया देने के लिए दिया गया है कि डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स में स्पीड कैसे कैसे चेंज करती है। और एक बहुत खास बात जो एनसीईआरटी ने मेंशन भी यहां पर की हुई है, दैट इज एन ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। ऑप्टिकली डेंसर मीडियम may not be or may not possess greater mass density, ठीक है। मतलब जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा हो, जैसे ग्लास का एयर से ज़्यादा होता है, तो आप बोल देते हो कि ग्लास की सर डेंसिटी भी ज़्यादा है। या पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर से ज़्यादा है, तो आप बोलोगे पानी की डेंसिटी भी ज़्यादा है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जिनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा हो, मतलब जो ऑप्टिकली डेंस हैं वो रियलिटी में भी डेंस हो, मतलब उनका मास वाली जो डेंसिटी है वो भी ज़्यादा हो, ऐसा हमेशा नहीं होता, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप ले सकते हैं केरोसिन एंड वाटर, ठीक है। तो केरोसिन का यहां पर अगर हम देखें वैल्यू कितनी है, केरोसिन की 1.44। तो केरोसिन ऑप्टिकली ज़्यादा डेंस है क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है वाटर से, जो कि 1.33 है। पर केरोसिन पानी के ऊपर तैरता है, ठीक है ना। तो केरोसिन मास डेंसिटी में तो पानी से हल्का है, पर ऑप्टिकली ज़्यादा डेंस है। तो ऑप्टिकली डेंस होने का मतलब ज़रूरी नहीं है कि मास डेंसिटी भी ज़्यादा हो, ओके। और ये पैराग्राफ आप पढ़ सकते हैं। मोर टू नो, यहां पर कहानी यही लिखी गई है कि द एबिलिटी ऑफ अ मीडियम टू रिफ्रैक्ट लाइट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स ऑप्टिकल डेंसिटी। कौन कितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रखता है या उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी कितनी ज़्यादा है, वो उतना ही लाइट को बेंड कर सकता है, ठीक है। तो ये मास डेंसिटी से डिफरेंट है, दोनों चीज़ें सेम नहीं है। हम दो वर्ड यूज़ करते हैं, रेयरर मीडियम एंड डेंसर मीडियम। रेयरर का मतलब जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, डेंसर का मतलब जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, ठीक है। और जब भी रेयरर से डेंसर में आप एंटर करते हैं, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंडिंग होती है। देखो, द स्पीड ऑफ लाइट इज हायर इन अ रेयरर मीडियम देन अ डेंसर मीडियम। तो जब रे ऑफ लाइट रेयरर से डेंसर की तरफ आती है, इट बेंड्स, ये पहले बात स्लो होगी, एंड बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल। और जब ये डेंसर से रेयरर में जाती है, ये बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये पॉइंट याद रखना है। और जब परपेंडिकुलर आती है तो वो कोई भी बेंडिंग शो नहीं करती। अब आपके लिए घर के लिए ये 5 क्वेश्चन हैं जो आपको प्रैक्टिस करके आने हैं, सॉल्व करके आने हैं। तो नेक्स्ट सेशन में हम इनको डिस्कस करेंगे। और आपके लिए एक अच्छा सा क्वेश्चन है, रिफ्रैक्शन तो हो गया, ठीक है, कि लाइट की स्पीड चेंज होती है तो लाइट बेंड होती है, पर स्पीड चेंज होने से बेंड होने की क्या ज़रूरत है?
क्या ऐसा नहीं कि लाइट वैसी सीधी सीधी चलती रहे और कम स्पीड के साथ एंटर कर जाए बिना बेंड किए हुए? बेंड होने का मतलब क्या है? स्लो ही होना है ना, ठीक है, स्लो ऐसे हो जाओ। बेंडिंग क्यों ज़रूरी है? तो इस पर सोचना कि बेंडिंग क्यों रिक्वायर है, बेंडिंग ही क्यों करनी पड़ती है जब भी स्पीड चेंज होती है। बिना बेंड किए स्पीड क्यों चेंज नहीं हो रही? ठीक है, या जब परपेंडिकुलर आप आते हैं, जब भी हमारे पास लाइट किसी मीडियम पे परपेंडिकुलर पड़ती है, जैसे यहाँ पर ये वाला केस है, इस केस में तो बेंडिंग नहीं हो रही, स्पीड तो चेंज हो रही है ना। ग्लास में आप आ रहे हो तो लाइट की स्पीड स्लो हो रही है, ग्लास से एयर में जाने पे फिर से फास्ट हो रही है। यहाँ बेंडिंग क्यों नहीं हुई? एंगल पे आने पे ही बेंडिंग क्यों होती है? तो इसका आंसर हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन में। ओके, थैंक यू।